19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 तक। तो बच्चों ये जो पीरियड था 1815 से लेकर 1914 तक का पीरियड था, ये पूरी दुनिया को बदल देने वाला पीरियड था, क्योंकि इस समय में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल अनेक परिवर्तन हुए। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरी के पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को भी नए सिरे से ढाला गया। यानी कि जो 19th सेंचुरी का जो पीरियड है 1815 से लेकर 1914 का, ये ऐसा समय था जिसमें दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, हर क्षेत्र में बदलाव आए। और इससे जो है जब बदलाव आते तो एक देश का संबंध दूसरे देशों के संबंध में कुछ भी थोड़े चेंजेस तो आते ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि प्रवाह मतलब एक देश से दूसरे देश में किन चीज़ों का प्रवाह हो रहा है, वो स्पेशली 3 चीज़ों का प्रवाह बताते हैं। हमारे इकोनॉमिस्टों के अकॉर्डिंग एक देश से दूसरे देशों के बीच में क्या जा रहा है, सामान जाता है। और हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय 19th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 19th सेंचुरी में ज़्यादातर कपड़ा और गेहूं का व्यापार होता था। उस समय भी लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पूंजी का भी प्रभाव होता था कि जिन लोगों के पास पैसा है वो एक इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में, जहां उन्हें लगता है कि उनका पैसा जहां इन्वेस्ट हो रहा है वहां से बेनिफिट हो सकता है, वहां पैसा लगाते थे। यानी कि जो फ्लो हमारे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग पूरा 19th सेंचुरी में जो फ्लो था वो एक था सामान का, जिसमें कपड़ा और गेहूं। दूसरा था लेबर का, लोग काम की तलाश में जाते थे दूर दूर। और तीसरा, लोग अपने पैसा भी इन्वेस्ट करते यानी कि पूंजी। तो यहाँ हम सेकंड पैराग्राफ में ये पढ़ रहे हैं कि फ्लो किन चीजों का होता था। तो फ्लो सामान का भी होता था, लोगों का भी होता था, और जो कैपिटल यानी कि पूंजी जो पैसा है उसका भी होता था, ठीक। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं की पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमों की आवाजाही पर ज्यादा शर्त और बंदी से लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों के प्रवाह का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हम 19th सेंचुरी में दुनिया की में इकोनॉमी किस तरह की थी, है ना, उसको समझने के लिए समझना जरूरी है। तो उन दिनों भी सामान का आवाजाही होती थी, लोग आए जाया करते थे। तो देखो, कई बार अगर बंदी से लगती थी तो लोगों पे बंदी से लग सकती थी कि एक देश का लोग दूसरे देश पे कैसे आ जा रहे हैं। जैसे आज भी देखो, अगर हम एक कंट्री से जहाँ से चाइना जाना चाहते हैं, यहाँ से यूरोप में जाना चाहते हैं, तो पासपोर्ट बनाओ, वीजा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, हजार तकलीफें हैं हमारे पास। क्यों, हमें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगते हैं वहां पर गुड्स पे इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते। सामान जो हमारे देश से बाहर जाता था उन पे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, जबकि लोगों पे लगता है। बिना पासपोर्ट और वीजा के आप एक देश से दूसरे देश पे नहीं जा सकते हैं। तो उन दिनों में भी कभी कभी ऐसा होता था कि तो उन दिनों में कभी कभी ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगते थे कि लोगों की आवाजाही पर थोड़ी सी बंदिशें लगा करती थी। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय के ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैल जाता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी। जैसे शहर फैलते गए और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसका जिन जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करे। अब ये कॉर्न लॉ क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। कॉर्न तो मक्के को, भुट्टे को कहते हैं, आपको पता है ना। और अमेरिका जो है हमारा, अमेरिका में मक्का जो है ना, भुट्टा जिसे कहते हैं, मक्का और भुट्टे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ब्रिटेन जो यूरोप का कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी
और पॉपुलेशन जब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए अनाज की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगे ना। बढ़ती हुई पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए अनाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई। अगर आपका कंट्री जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन कंट्री अगर अनाज का उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पा रहा है तो क्या स्थिति पैदा होगी? जैसे ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर ब्रिटेन अनाज का उत्पादन इतना नहीं कर पा रहा, तो ब्रिटेन में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि ब्रिटेन में चीज़ें महंगी होती चली जाएगी। सेम यही हुआ कि ब्रिटेन में चीज़ें महंगी होती चली गई। ऊपर से सरकार ने क्या किया, ऊपर से सरकार ने जो है कॉर्न लॉ लागू कर दिया। कॉर्न लॉ क्या था? अभी कॉर्न लॉ ये था कि विदेशों से मक्का नहीं खरीदे नहीं जाएगी, मतलब विदेश से अमेरिका से मक्का नहीं आएगा ब्रिटेन में। अब विदेशों से अमेरिका से मक्का ब्रिटेन में नहीं आएगा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर ब्रिटेन में मक्का नहीं आने से क्या है कि ब्रिटेन में जो पहले से प्रोडक्शन कम था, अब वो मक्का बहुत महंगा हो गया। वो मक्का बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मक्का बहुत ज़्यादा महंगा होने से मक्का बहुत ज़्यादा महंगे होने की मक्का बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो सरकार पे इतना ज़्यादा दबाव डालने लगे, सरकार पे उतना ज़्यादा दबाव डालने लगे थे कि दबाव डालने लगी, सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। तो पेपर में बेटा यहाँ डायरेक्ट सी कॉर्न लॉ पूछेंगे आपको कि कॉर्न लॉ क्या है, तो कॉर्न लॉ के बारे में आप लिखेंगे 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होते चले गए। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, यानी कि मक्का इंपोर्ट नहीं करना है। मक्का कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था। अब जब अमेरिका से मक्का नहीं आ रहा है तो अमेरिका में जो मक्का पहले से कम थी और वो ज़्यादा महंगी बिकने लगी। अब ये महंगी बिकने से बड़े भूस्वामियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी ज़मीन बड़ी-बड़ी थी, जिनके पास मक्का था, उन्हें तो मज़े आ रहे थे। उनके तो मज़े आ रहे थे कि वो मक्का महंगी बेच रहे हैं, पर बाकी लोग तो परेशान हो रहे थे ना। फिर सरकार ने फिर लोगों के दबाव में आने के बाद क्या है, सरकार ने कॉर्न लॉ समाप्त किया। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों ने से परेशान उद्योगपति और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वो कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम था। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांव से उजड़ कर वे लोग शहरों की तरफ चले गए। अब सरकार ने कॉर्न लॉ समाप्त किया है। जैसे कॉर्न लॉ समाप्त किया गया, अमेरिका से और बाकी कंट्रियों से मक्का जो भुट्टा है वो ब्रिटेन जाने लगा। अब बाहर अमेरिका से और बाकी देशों से भुट्टा जो ब्रिटेन जा रहा था वो इतना सस्ते में जा रहा था, कम कीमत पे जा रहा था कि ब्रिटेन के किसानों ने जो मक्का उगाया था वो भी महंगा पड़ रहा था। यानी कि लोग ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाया हुआ मक्का नहीं खा रहे थे क्योंकि वो महंगा बिक रहा था, और अमेरिका से गए हुए जो कॉर्न्स थे वो लोग खरीद रहे थे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा था। अब इससे क्या हुआ, लोगों को तो चलो सस्ता मिल रहा है वो खरीद रहे हैं, पर जो ब्रिटेन के किसान थे उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया। क्यों खेती करना बंद कर दिया? क्योंकि उनके द्वारा जो उगाया गया सामान है वो महंगा पड़ रहा था और विदेशों से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है वही सस्ता पड़ रहा है, लोग सस्ता ही खरीद के खा रहे हैं। तो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, बड़े बड़े जो जमीन है खेती करना बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। लोग खेती बाड़ी छोड़ के शहर की तरफ चले गए जहाँ पर उद्योगों में वो काम कर सकते हैं, काम की तलाश में, यानी कि खेती बाड़ी छोड़ के उद्योगों में काम की तलाश में लोग चले गए। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब यूरोप में और ब्रिटेन में जो है जैसे खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट आई,
वहाँ पे लोग जैसे सपोज करो अपने यहाँ अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती मिलने लग गई, सेब संतरे या फिर कोई साग सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलने लग जाती तो हम ज़्यादा इन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और चीज़ें महंगी हो जाती तो हम उन्हें कम खाते हैं। तो ब्रिटेन में भी यही हुआ कि जब चीज़ें सस्ती मिलने लगेगी तो लोगों ने जो है यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। अब क्या है, धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अमेरिका है, पूर्वी यूरोप है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए बड़ी-बड़ी ज़मीनों को साफ करने लगे और वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया गया। खेती के लिए ज़मीनों को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेती हर किस इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाई गई और पुरानी गोदियों को फैलना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसें। यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बनाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को लाकर बसाया गया जाने लगा, यानी कि श्रम का प्रभाव हुआ। अब ये देखो, अमेरिका की जब खोज हुई उसके बाद हम पता पाया अमेरिका में विशाल खेती लायक जमीन है। ठीक है, अब ये खेती लायक ज़मीन जो है जहाँ जंगल हो सकते हैं, पहले जंगलों को साफ किया गया, जंगलों को साफ करके ज़मीन को खेती लायक बनाया गया। अब ज़मीन को खेती लायक बनाने के लिए श्रम चाहिए, यानी कि लोग चाहिए, श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर कहाँ से लाए ये? ज़्यादातर लेबर ये अफ्रीका से लेके आए, अफ्रीका से दासों को खरीद के लाए, जहाज़ों में भर भर के लेके आए ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में इनसे काम करवाया जा सके। और एग्रीकल्चर अगर कहीं पे आप खेती करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर का डेवलप करा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खेतों में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको जहाज़ों के रास्ते या रेलवे के रास्ते, पहले तो रेलवे के रास्ते पोर्ट तक लाया जाएगा, बंदरगाहों तक लाया जाएगा और जहाज़ों में भर भर कर यूरोप लाया जाएगा। यानी कि ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए और ब्रिटेन के लोगों को चीज़ें कम कीमत पर मिले, ज़्यादा मिले, इसके लिए इन्होंने क्या किया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाया। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए क्या है, पैसे इन्वेस्ट करने लगे, वहाँ पे बड़े-बड़े फार्म लैंड्स बनाए गए। उन फार्म लैंड्स में काम करने के लिए मज़दूरों को दूर-दूर इलाकों से लाए गए ताकि वहाँ एग्रीकल्चर बढ़ाया जाए और वहाँ से जो एग्रीकल्चर हुआ है उसको ब्रिटेन में ले जाकर, देखो कुछ इंडस्ट्री तो ऐसे होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे इनका इस्तेमाल होगा। और कुछ लोगों का पेट भरने के लिए भी, यानी कि यूरोप के लोगों की देखो कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है कि उनके लिए दुनिया भर में खेती हो रही है। 19वीं सदी के में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपना घर-बार छोड़कर दूर-दूर देशों में जाकर काम करने लग गए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर्स भी हैं। चित्र नंबर 7 जो देखो, पिक्चर नंबर 7 में क्या है, जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश आप्रवासियों का चित्र है। और एक और भी चित्र नंबर 6 में देखिए अमेरिका को रवाना होते आप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र। देखो किस तरह से अमेरिका की तरफ लोग जा रहे हैं बैठ बैठ के जहाजों में, जिस तरह से बसों में भर भर के जाते हैं इस तरह से लोग जा रहे हैं।